नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे साथ, उम्मीद करता हूं ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट होगी, क्लियर होगी, ओके होगी। हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की राज्य व्यवस्था को हम पढ़ रहे थे और हरियाणा की राज्य व्यवस्था में कल मैंने मेरे बच्चों हाई कोर्ट के बारे में आपको पढ़ाया था और हाई कोर्ट से जितने भी अपन ने क्वेश्चन और तैयार होते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को अभी हम कवर करेंगे। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन रहा था कल की क्लास में वो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा से जो पहली महिला एडवोकेट हुई हैं वो डालावास गांव चरखी दादरी में पैदा हुई चंद्रावती हुई हैं। तो कल की बातों से आज की क्लास में कंटिन्यू हम आगे बढ़ेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा की पहली जिला अदालत जो है वो कहां पर खोली गई थी, स्थापित की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा की प्रथम जो जिला अदालत है हरियाणा की प्रथम जिला जो अदालत है वो वर्ष 1919 झज्जर के अंदर स्थापित की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें प्रदेश के अंदर फैमिली कोर्ट की। तो मेरे बच्चों प्रदेश में फैमिली कोर्ट की जो संख्या है वो 4 है। कितनी है? 4 है। तो प्रदेश के अंदर आपसे कोई पूछ ले कि जो फैमिली कोर्ट हैं वो कितनी है, तो आप बोलेंगे कि प्रदेश के अंदर 4 शहरों के अंदर बच्चों पारिवारिक न्यायालय हैं, फैमिली कोर्ट है। जिसमें से एक है हिसार के अंदर, एक है भिवानी के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, और मेरे बच्चों एक है फरीदाबाद के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश के अंदर कितने पारिवारिक न्यायालय हैं? 4 पारिवारिक न्यायालय हैं। बच्चों हम बात करें तो सोनिया गांधी के दामाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर हरियाणा के गुरुग्राम में जमीन के खरीदने में घोटाले के आरोप लगे और उनकी जांच करने हेतु एक आयोग बना था जिसे बोलेंगे रॉबर्ट वाड्रा लैंड जांच आयोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो जमीन के घोटालों को लेकर आरोप लगे थे उनके लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था, तो आप बोलेंगे उस आयोग का नाम था जस्टिस ढींगड़ा आयोग। जस्टिस ढींगड़ा आयोग, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रदेश के अंदर पर्यावरण न्यायालयों की। पर्यावरण संबंधी केसों का निपटारा करने के लिए प्रदेश में सबसे पहले दो पर्यावरण न्यायालय
न्यायालयों की क्या की गई मेरे बच्चों? स्थापना की गई। वर्ष 1997 के अंदर एक पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया था हरियाणा के हिसार में सबसे पहले, तो एक स्थापित किया गया था फरीदाबाद के अंदर, एक हिसार के अंदर और एक फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, बात करें तो इनके अलावा एक अस्थायी पर्यावरण न्यायालय करनाल में भी लगाया गया था। पर्यावरण संबंधी केसों का निपटारा करने के लिए एक जो एनवायरमेंटल कोर्ट है, बच्चों वो करनाल के अंदर भी। ठीक है, और ये 1998 के अंदर, 1998, 1998 के अंदर। बच्चों हम बात करें तो हरियाणा में इनके अलावा एक और पर्यावरण न्यायालय है, इनके अलावा हरियाणा में एक और पर्यावरण न्यायालय जो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, जो कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। मेरे बच्चों उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश के अंदर पहली ऐसी अदालत बनी जगाधरी जहां पर केसों की सुनवाई हिंदी में शुरू की गई। प्रदेश में ऐसी अदालत जहां केसों की जो सुनवाई है बच्चों वो कौन सी भाषा में शुरू की गई? हिंदी भाषा में शुरू, और ये आपकी अदालत बनी जगाधरी, जो है कौन से जिले के अंदर? यमुनानगर। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जगाधरी यमुनानगर के अंदर सबसे पहले केसों की जो सुनवाई है हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा में होनी क्या हुई? स्टार्ट हुई। प्रदेश के अंदर जो पहला लॉ कॉलेज है ये पंचकुला में स्थापित किया गया था। प्रदेश का एकमात्र कानून विश्वविद्यालय ये आपका बच्चों वर्ष 2012 के अंदर सोनीपत में स्थापित किया गया था। ठीक है,
और ये जो कानून विश्वविद्यालय है इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। तो कीजिएगा मेरे बच्चों, जल्दी से यहाँ तक बातें जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है उसको नोट कीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता पढ़ने के बाद हम ग्रामीण स्वशासन पढ़ेंगे, शहरी स्वशासन पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको हरियाणा का मंत्रिमंडल पढ़ाऊंगा। फिर जाके अपना ही हरियाणा का जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था है, वो क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिएगा। चलेगा, नोट कर चुके हो आप लोग। अब हम पढ़ेंगे एडवोकेट जनरल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एजी बोलते हैं, महाधिवक्ता बोलते हैं। तो नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, एडवोकेट जनरल। जिसे बोलेंगे महाधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब वकील होता है, महा का मतलब बड़ा होता है। राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा वकील होगा सरकार का, उसी को बोला जाता है एजी, एडवोकेट जनरल, हिंदी में महाधिवक्ता। बच्चों, महाधिवक्ता जो होता है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 के अंदर दिया गया है।
इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में दिया गया है। ठीक है, यह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि को हम कानूनी भी बोल सकते हैं। बच्चों बात करें इसकी जो नियुक्ति है वो मंत्री परिषद की सलाह पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं यह राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है मेरे बच्चों। राज्य सरकार का ये क्या होगा, सबसे बड़ा वकील होगा। हम बात करें तो राज्य की विधानसभा में राज्य की जो विधानसभा की कार्यवाही चलती है उस कार्यवाही के अंदर इसको भाग लेने का अधिकार होता है, इसे अनुमति होती है। तो राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति होती है, परंतु वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो किसी भी बिल के ऊपर यदि वोटिंग होगी विधानसभा में तो इसको वोट देने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। लेकिन सदन के अंदर जो कार्यवाही चलेगी, जिस भी बिल के ऊपर बहस होगी, तो वहां पर उस सदन की कार्यवाही में ये क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। ठीक है बच्चों, राज्य सरकार इसको खुश करने के लिए, इसको हमेशा सुखी रखने के लिए कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा देती है। तो राज्य में महाधिवक्ता को कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। यानी कि कैबिनेट मंत्री को जो सुख ऐशो आराम राज्य के अंदर मिलते हैं, वही बच्चों सुख ऐशो आराम भोगने का काम ये महाधिवक्ता करता है। महाधिवक्ता को कभी भी सरकार नाराज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार के सारे कच्चे चिट्ठे जानता होता है महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता को राज्य सरकार कभी भी परेशान इसलिए नहीं करती है क्योंकि यदि महाधिवक्ता का जिस दिन दिमाग घूमा बच्चों, ये उस दिन विपक्ष के साथ यदि जा मिला तो सरकार भी गिर सकती है। तो ये ध्यान रखना है कि महाधिवक्ता का मतलब है सबसे बड़ा वकील। और राज्य सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, यदि उन डिपार्टमेंटों से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है, जो केस कर देता है उनके ऊपर,
फिर बच्चों केस कोर्ट में चलेगा, और कोर्ट में जब चलेगा तो जिस व्यक्ति ने केस किया होगा सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंटों के ऊपर, सरकार के किसी अधिकारी के ऊपर, तो सीधी सी बात है वो व्यक्ति अपना वकील लेके कोर्ट पहुंचेगा। तो सरकार का कोई डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर केस हुआ है, तो सरकार भी अपना वकील खड़ी करेगी, और सरकार का वो वकील होता है एडवोकेट जनरल। जैसे ताज़ा ताज़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा बहुत सारी भर्तियां की गई, वो भर्तियां अच्छे तरीके से नहीं हुई, बच्चे संतुष्ट नहीं थे, तो बच्चों ने क्या किया, केस किया। जब बच्चों ने केस किया है एचएसएससी के खिलाफ, तो एचएसएससी सरकार का कमीशन है, तो बच्चों सरकार के कमीशन को बचाने के लिए सरकार ने अपने बड़े वकील को कोर्ट में भेजा, और वो बड़ा वकील कौन है, आज के इसमें बलदेव राज महाजन है, बलदेव राज महाजन है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पहले जो एडवोकेट जनरल रहे वो कौन रहे। यहीं पर आपको बस दो बातें ध्यान रख लेनी है। प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता, प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता है बाबू आनंद स्वरूप। 1966 से लेकर 1969 तक ये एडवोकेट जनरल रहे। और वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, वर्तमान में महाधिवक्ता हैं बलदेव राज महाजन। बलदेव राज महाजन। तो कीजिएगा इसको नोट, ये आपका हाई कोर्ट होता है कंप्लीट। और अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्वशासन, शहरी स्वशासन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन।
चलेगा बच्चों, नोट कर चुके होंगे आप लोग ये सारी की सारी बातें। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन की। तो नोट कीजिएगा हेडिंग, ग्रामीण स्वशासन और शहरी स्वशासन। गांव के अंदर किस तरीके से शासन आगे बढ़ता है, शहरों के अंदर किस तरीके से शासन आगे बढ़ता है। तो गांव के शासन को बोलेंगे ग्रामीण स्वशासन और शहर वाले को बोलेंगे शहरी स्वशासन। ठीक है, बच्चों सबसे पहले ग्रामीण स्वशासन के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि भारत के अंदर सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी वो बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957 के सिफारिश पर राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले शुरू हुई थी। और ये शुरू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। दो अक्टूबर 1959 को। ठीक है, हम बात करें तो अपने हरियाणा में जो पंचायती राज व्यवस्था है फिलहाल वो त्रिस्तरीय है। हरियाणा के अंदर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कैसी है, वो त्रिस्तरीय है। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो हरियाणा में सबसे पहले लागू हुई वो 22 अप्रैल 1994 को। इस समय हमारे जो सीएम थे बच्चों वो भजन लाल थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल के समय।
हम बात करें तो बच्चों ये जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी ये कौन से संशोधन के तहत? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और मेरे बच्चों इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान में 11वीं अनुसूची और भाग 9 को जोड़ा गया था। भाग 9 को जोड़ा गया। बात करते हैं कि इसी संशोधन के तहत पंचायतों को 29 विषयों के ऊपर कार्य करने की क्या दी गई थी? छूट दी गई थी। करने की परमिशन यानी कि छूट दी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, नोट कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे। नहीं नोट किया है तो जल्दी से 1 मिनट का टाइम देता हूं आप लोगों को, साथ के साथ नोट करते रहिएगा। चलेगा मेरे बच्चों, आगे बढ़े फिर। हरियाणा के अंदर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से पहले हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण राज व्यवस्था थी वो कैसे आगे बढ़ती थी? तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से पहले
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से पहले प्रदेश में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 लागू था। प्रदेश में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 लागू था। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के अंदर, ये कौन से 3 स्तर हैं? जिसमें नंबर 1 है मेरे बच्चों आपका प्रथम स्तर। प्रथम स्तर को हम निम्न स्तर भी बोलेंगे। और प्रथम और निम्न स्तर जो होगा वो इस पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ग्राम स्तर होगा। और ग्राम स्तर के ऊपर जिसका गठन होगा वो होगी ग्राम पंचायत। दूसरा स्तर होगा आपका मध्यम स्तर। दूसरा या मध्य स्तर होता है आपका ब्लॉक स्तर। और ब्लॉक स्तर पे मेरे बच्चों होगी पंचायत समिति। पंचायत समिति एक होगा तीसरा स्तर यानी कि उच्च स्तर। जिला स्तर। वो होगा जिला परिषद। क्या होगा? जिला परिषद। तो ये 3 स्तर हैं मेरे बच्चों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा योग्यता को लागू करने वाला भारत के अंदर दूसरा राज्य अपना हरियाणा ही बना। पंचायती राज व्यवस्था में राजस्थान के बाद शिक्षा योग्यता लागू करने वाला जो दूसरा राज्य बना है वो अपना हरियाणा बना है बच्चों। ठीक है। बात करें तो सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए जो सामान्य कैटेगरी होगी, जो आपकी जनरल कैटेगरी होगी, इसके लिए न्यूनतम जो शिक्षा योग्यता रखी गई
वो 10वीं पास रखी गई। उसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए और महिला प्रत्याशियों के लिए 8वीं पास अनिवार्य किया गया। जो आपकी एससी महिला होंगी उनके लिए मेरे बच्चों 5वीं पास होना अनिवार्य किया गया। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट यदि सरपंची का चुनाव लड़ना चाहते हैं, गांव में सरपंच बनने का उनका सपना है, तो 10वीं पास होना ज़रूरी है। यदि शेड्यूल कास्ट से आप आते हो तो 8वीं पास होना ज़रूरी है। यदि कोई लड़की सरपंच बनना चाहती है, चाहे वो जनरल कैटेगरी की ही क्यों ना हो, उसके लिए 8वीं पास अनिवार्य है। यदि कोई शेड्यूल कास्ट की लड़की या महिला सरपंच बनना चाहती है तो उसके लिए 5वीं पास होना क्या है, ज़रूरी है मेरे बच्चों। बात करेंगे 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा के अंदर कुल गांवों की संख्या कितनी रही। 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुल गांव 6841। उसके बाद कुल आबाद गांव, आबाद का मतलब है जहां पर लोग आज निवास करते हैं। कुछ गांव जो सिर्फ नाम के गांव हैं, वहां की ज़मीन तो उन गांव के नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन वो गांव अब खाली हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो आबाद गांव हरियाणा के अंदर 6754 रहे थे। बच्चों बात करें सबसे ज़्यादा गांव कौन से ज़िले के अंदर रहे, तो सबसे ज़्यादा गांव की संख्या वाला जिला आपका बना यमुनानगर। बच्चों सबसे कम गांव की संख्या कहाँ दर्ज की गई, सबसे कम गांव की संख्या वाला जो जिला बना आपका वो बना रोहतक। सबसे ज्यादा गैर आबाद गांव, गैर आबाद का मतलब जो बर्बाद हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, और कौन से गांव खाली हुए होंगे, जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती होगी, क्योंकि बंटवारा जब हुआ था 15 अगस्त 1947 को तो धर्म के आधार पे हुआ था। मुसलमानों ने बच्चों अपने गांव की ज़मीन छोड़ना स्टार्ट कर दी थी, मुसलमान यहां से पाकिस्तान पलायन कर गए थे। तो सबसे ज़्यादा जो गैर आबाद गाँव आपके रहे ये कहाँ होंगे, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है मेवात के अंदर, जिसे 2016 के बाद हमने बोलना शुरू कर दिया नू। तो मेरे बच्चों सबसे कम जो गैर आबाद गांव हैं ये फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर कोई भी बर्बाद गांव नहीं है, सारे के सारे आबाद गांव हैं। ठीक है, बात करते हैं कुल ग्राम पंचायतों की। बच्चों आप जो भी किताब लेके पढ़ोगे उसके अंदर ग्राम पंचायतें आपको लिखी हुई नजर आएंगी 6212। लेकिन बच्चों यदि आप बात करोगे 2015 के अंदर होने वाले सरपंची चुनाव की, तो 6083 सरपंच चुने गए थे। तो जितने सरपंच होंगे उतने ही क्या होंगी, ग्राम पंचायत होंगी, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो सरपंच ही होता है। ठीक है, तो दोनों आंकड़े यदि आ जाते हैं एक साथ तो आप 6083 करके आएंगे। सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायतें आपकी बनी
वो यमुनानगर। बच्चों सबसे कम ग्राम पंचायतें, फरीदाबाद। सबसे कम ग्राम पंचायतें फरीदाबाद। ठीक है। सबसे बड़ा गांव आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा के अंदर, तो आप बोलेंगे सिसाई। सिसाई हिसार जिले का गांव है, जो वर्तमान में क्या बन चुका है, नगर पालिका। ठीक है बच्चों, तो कीजिएगा एक बार जल्दी से नोट। उसके बाद गांव से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाता हूं, फिर अपना यह ग्रामीण स्वशासन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो नोट कर चुके होंगे मेरे बच्चों।
चलिएगा गांव से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में खुले में शौच मुक्त प्रथम गांव। तो मेरे बच्चों खुले में शौच मुक्त जो गांव घोषित किया गया वो चकजालू गांव। और चकचालू गांव है आपका सिरसा जिले का। चकजालू जो गांव है ये कौन से जिले का है? ये सिरसा जिले का आपका गांव है। खुले में शौच मुक्त के बाद आपको ध्यान रखना है प्रथम कैशलेस गांव। प्रथम जो कैशलेस गांव है वो नीलामाली गांव। सिरसा। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे प्रथम ग्राम सचिवालय। पहला जो विलेज सेक्रेटेरिएट है प्रथम जो ग्राम सचिवालय है मेरे बच्चों ये हैबतपुर गांव के अंदर। जींद के अंदर। पहला लाल डोरा मुक्त गांव प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव। पहला जो लाल डोरा मुक्त गांव बना बच्चों वो सिरसी गांव। सिरसी गांव है करनाल जिले का। प्रथम लाल डोरा ये मुक्त आपका गांव रहेगा। उसके बाद हम बात करें प्रथम आदर्श गांव। तो पहला आदर्श गांव बना बच्चों आपका सुई। ये है आपका भिवानी जिले का गांव। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रगान से शुरुआत करने वाला। राष्ट्रगान से अपने दिन की शुरुआत करने वाला हरियाणा का पहला गांव। राष्ट्रगान से अपने दिन की शुरुआत करने वाला जो पहला गांव बना वो बना बनकपुर, गांव फरीदाबाद। ठीक है। जो भी संस्थान हरियाणा के गांव को आदर्श गांव घोषित करता है उसका नाम है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान।
हरियाणा ग्रामीण जो विकास संस्थान है बच्चों, इसकी स्थापना 1990 के अंदर नीलोखेड़ी करनाल में की गई थी। नीलोखेड़ी करनाल के अंदर इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। बात करें नेक्स्ट कुछ अभियानों की, सेल्फी विद डॉटर, जो अभियान शुरू हुआ वो बीबीपुर गांव से। बीबीपुर गांव है जींद जिले का गांव, और यह अभियान शुरू हुआ 9 जून 2015 को। घूंघट के खिलाफ तो घूंघट के विरुद्ध जो अभियान शुरू करने वाली ग्राम पंचायत बनी वो चौशाला। चौशाला जो गांव है ये आपका कैथल जिले का गांव है, और मामकोर नाम की एक महिला के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया कि सारी की सारी गांव की महिलाएं अब घूंघट नहीं निकालेंगी पुरुषों से। प्रथम वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, प्रथम वाईफाई जो हॉटस्पॉट गांव है यह है आपका गुमथला गड्डू गांव कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है प्रथम पूर्ण रूप से वाईफाई, तो प्रथम पूर्ण रूप से वाईफाई जो घोषित गांव है यह है जुगलान गांव। बच्चों हिसार जिले का गांव। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को मैं साथ के साथ कवर करवाता जा रहा हूं, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहिएगा और बार बार इन क्वेश्चंस की आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलेगा, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।